नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे भाजपा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ सुधांशु त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना सिर्फ निंदनीय ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशनों की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम इन सभी स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। दरअसल यूपी के सभी 18 मंडलों मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। चौथी बड़ी खबर, नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। 20 के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद हिंसा पर तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ सुधांशु त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना सिर्फ निंदनीय ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। भाजपा ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की मुर्शिदाबाद हिंसा से निपटने के तरीके को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला किया है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तथ्य खोजी एसआईटी की रिपोर्ट से हिंदुओं के प्रति सरकार की क्रूरता का पता चला है। उन्होंने कहा कि हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा की गई थी और इससे टीएमसी नेता शामिल थे। हिंसा के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने उन पर टीएमसी नेताओं की कार्रवाई को अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा की गई थी और इसमें टीएमसी नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने के बजाय टीएमसी नेताओं की कार्रवाई की अनदेखी करने वाला प्रतीत होता है। न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था। 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। जैसा देखा गया था कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर काफी आक्रोश था, साथ ही हिंदुओं को निशाना भी बनाया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई है, उसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने टीएमसी सरकार को घेरा है और कहा है कि ममता सरकार की क्रूरता जो है वो उजागर हो गई है।
गठबंधन को ये जवाब देना चाहिए कि कैसे ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और कब तक करेंगे। जब एसआईटी की रिपोर्ट जो कोर्ट द्वारा गठित है ये कह रही है कि हिंदुओं के विरोध में अत्याचार होता है, तो क्या आज भी ममता बनर्जी और एनडीए गठबंधन इसको डिनाई करेंगे? हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार इस देश में गैर कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है, ये प्रणाली बन गया है। एक नए तरीके की तुष्टीकरण की प्रणाली है कि हिंदुओं को दबाओ और इससे अपने दूसरे वोट बैंक को आगे बढ़ाओ। लेकिन मुझे लगता है अब ये राजनीति बहुत दिन तक भारत में नहीं चल पाएगी। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन को इसका जवाब देना पड़ेगा और न्यायालय के आदेशों का तो कम से कम पालन करना ही पड़ेगा। जी, एसआईटी रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि टीएमसी के नेता इसमें शामिल थे, साथ ही हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया और ये भी देखा गया था जब मुर्शिदाबाद हिंसा थी, जो ममता बनर्जी वहां की सरकार है, वहां की सीएम है और वो 31 दिन बाद वहां पर पहुंची थी, जो कि काफी निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी कब वहां जाती है कब नहीं जाती ये उनका निर्णय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं प्रदेश सरकार का काम है। इसमें वो केंद्र सरकार को देश नहीं दे सकती। उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कानून की प्रक्रिया का उन्हें पालन कराना पड़ेगा और उन्हें इन चीजों को पूरा कराना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर के रूप में ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं के लिए पूरी तरीके से फेल है और इस बार ममता बनर्जी 2025 के चुनाव में इस बात का जवाब देगी कि क्या सिर्फ वहाँ एक विशेष समुदाय की भी राजनीति वो कर रही है। जी, जब ये हिंसा हो रही थी तब वहां पर पुलिस की भी निष्क्रियता देखने को मिली थी, तो क्या पुलिस भी कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ मिली हुई थी क्या? ऐसा लगता है इन चीजों को देखने से कि राज्य सरकार की और राज्य सरकार की मशीनरी की पूरी तरीके से मिली भगत थी और राज्य सरकार अपनी मशीनरी का उपयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रही थी। उसकी जनता की और बंगाल की जनता का उसे कोई ख्याल नहीं था। सिर्फ एक विशेष समुदाय को वो प्रोटेक्ट कर रही थी कि किस तरीके से वो अपने वोट बैंक को बढ़ाए और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही थी ममता बनर्जी। जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ये कहा गया है कि जो ये घटना है काफी छुटपुट घटना है और काफी निंदनीय बयान है, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। आपने बिल्कुल सही कहा। समय समय पर ऐसा देखा गया कि जब भारत की सेना का कोई पराक्रम होता है तो भारत में विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं। इस तरीके की राजनीति किसी भी देश में कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो देश की सेना है वो देश की सेना है, वो बीजेपी कांग्रेस या ममता बनर्जी की सेना नहीं है। सबको इसका ध्यान रखना चाहिए और देश की जनता इन सारी चीजों को देख रही है, इसीलिए समय समय आने पर वो इनको जवाब देती रहती है। जी, मानते हैं कि पश्चिम बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पर वहां की सीएम ममता बनर्जी को ऐसा दोहरा रवैया हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई किसी भी बहुल्य जाति का हो प्रदेश हो, लेकिन आपके लिए सारी जनता बिल्कुल एक ही कहती है। आपकी सारी जनता के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। भाजपा के भी बहुत से शासित राज्य होते हैं जहाँ पे ये समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी सरकार को उसके पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो भारत की सरकार से ये अपेक्षा करता है कि वो इन चीजों का ध्यान रखे और उनकी सुरक्षा की गारंटी दे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशनों का सौगात देने जा रहे हैं। पीएम इन सभी स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी 6 रेलवे स्टेशन कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा को भी नए स्वरूप में जनता को समर्पित किया जाएगा। बात करें कटनी की तो यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। कटनी जंक्शन और कटनी साउथ रेलवे स्टेशनों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कटनी रेल प्रशासन ने लोकार्पण की तैयारियों में जुट गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। शायद देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उसका लोकार्पण कल पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली। बता दें कि मध्य प्रदेश को नई सौगात मिलने जा रही है। अमृत स्टेशन के जरिए 6 नए स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि यात्रियों के लिए कई सुविधाओं से लैस ये स्टेशन होंगे।
पीएम मोदी करेंगे 6 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण। मध्य प्रदेश के 6 स्टेशनों को नई पहचान मिलेगी और साथ ही अमृत स्टेशनों का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे। सही आपको बता दें कि जो स्टेशन है उनको दुल्हन की तरह सजाया गया है और कटनी रेल प्रशासन ने लोकार्पण की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जाहिद, मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, अमृत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल 22 मई को 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसमें कटनी भी शामिल है। और कटनी का रेलवे स्टेशन जो मुड़वारा और साउथ स्टेशन है, जहाँ पे ये लोकार्पण में शामिल होंगे। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, जिसके लिए रेल प्रशासन ने बकायदा पूरी तैयारियां कर रखी है। और उसके साथ ही कहें अगर हम तो बेहतरीन दुल्हन की तरह खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है रेलवे स्टेशनों को। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि जिस तरह से जो स्टेशन सजाया गया है, बनाया गया, डेकोरेट किया गया है, हमारे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, इसी तरह से बेहतरीन अच्छे से डेकोरेट किया गया, सजाया गया। मॉडल आधुनिक तरीके से रेलवे ने इसे सजाया है और बाकायदा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटनी जंक्शन और साउथ स्टेशन को भी शामिल किया गया है। इस तरह से देश भर के अंदर 103 स्टेशनों को लोकार्पण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे भारत का एक इतिहास है, जो 16 अप्रैल 1853 को शुरुआत की गई थी, जैसे पहली रेल चली थी जी। और पहली रेल जो मुंबई अखाड़े के लिए चलाई गई थी, उसमें लोगों के अंदर खुशी थी। एक नया विकास से पहला कदम उठाया था। उसके साथ ही 21 तोपों की सलामी दी गई थी इस नई शुरुआत पर। विश्व भर के अंदर अपने आप में रेल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। और बताना चाहेंगे ये रेल आज जिस चली थी तरक्की किया है। और तमाम तरह की चीजों को लेकर कटनी के 3 बड़े बड़े स्टेशन है, उनमें से साउथ स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। जी। अमृत स्टेशन के जरिए 103 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट भी किया गया है। बिल्कुल, जैसे रीडेवलपमेंट की अगर बात की जाए, रेलवे सुंदर बनाया गया है, पब्लिक की सुविधाओं का, जनता की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। रेल की योजनाओं, रेल की जो केंद्र होते जैसे टिकट का हो गया, यात्रियों के यानी प्रतीक्षालय जो होते, वेटिंग रूम होते, उनको भी आधुनिक तरीके से एसी एयर कंडीशन वाला एयर कूल्ड बनाया गया है। पानी पीने के तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है। रेलवे ने सुविधाओं को विस्तार तो किया है। और कहीं ना कहीं अगर अमृत काल की बात करें, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश के अंदर, उस तरह में रेलवे एक बड़ा है, पब्लिक की सुविधाओं के लिए आवागमन का बड़ा साधन होता है। तो सरकार ने रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं देने का कार्य किया है। जी। अमृत महोत्सव भी बनाया जा रहा है, साथ ही अमृत स्टेशन के जरिए कई सुविधाओं से ये स्टेशन लैस होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक भी स्टेशनों पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लोग इस तरह की प्रदर्शनियां, झांकियां लगाई है। और जो रेलवे के जो मॉडल्स होते हैं, जो पुराने समय के जो रेलवे का जो दृश्य होता है, उसको एक तरह से बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाने का कार्य किया गया है। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो जिस तरह से रेल प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है तैयारियों को लेके, ये अपने आप एक बड़ी बात है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। दरअसल यूपी के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि दिव्यांगों को पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए। उन्होंने
दिव्यांग युवाओं के लिए संचालित शैक्षिक संस्थानों में प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ अराजक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से दिव्यांगजनों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उन्हें भ्रम फैलाकर उन्हें अवांछित और समाज विरोधी गतिविधियों को और प्रवृत्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति हम पूर्ण सतर्क रहते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन संस्थाओं में सहायता के नाम पर प्रस्ताव देने वाली बाहरी संस्थाओं की पृष्ठभूमि की गहन जांच पड़ताल उपरांत ही उनको अनुमति दी जाएगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। बता दें कि अब बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही देश भर के इच्छुक दिव्यांगजन यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात मिली है दिव्यांगजनों के लिए। उन्होंने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास वाली नीति पे उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने विकलांगों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐसी नीति व्यवस्था करने की कोशिश करी है जिससे कि उस समाज का विकास हो सके। विकलांगजन जो है वो भी भारत के नागरिक है, उत्तर प्रदेश के नागरिक है। सरकार को समय समय पर उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी चीजों को समझना चाहिए और उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, इसको लगातार काम करते रहना चाहिए। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसी दिशा में ये विकलांग केंद्र स्थापित कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तत्पर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बच्चों के लिए वो हर काम करेंगे जो कि उनकी सहायता, साथ ही उनको शिक्षा में और आगे बढ़ाएगा। सरकार का काम यही होता है कि जो शोषित और वंचित वर्ग है, जिस तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, वहां तक समाज के अंतिम पायदान तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना, जिससे कि जनता का सर्वांगीण विकास हो सके। योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों के रूप में, विकलांगों के रूप में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और उठाया है और समय समय पर ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं जिससे कि वो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना भी विकास कर सके और उनके जीवन का स्तर हमेशा बेहतर होता है। जी, देश भर के जितने भी इच्छुक दिव्यांगजन हैं वो इस संस्था से जुड़ सकते हैं, साथ ही इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश भर में ये जो संगठन बनाया गया सभी के लिए एप्लीकेबल है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस बहाने से भारत के उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो कि इस मुख्य धारा में आना चाहते हैं। सरकार के पास किस तरीके से डेटा भी उपलब्ध हो जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन तक अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है। जब वो लोग इस अभियान से जुड़ेंगे तो सरकार को ये जानकारी मिलेगी कि क्या उनको कुछ और भी सहायता की जरूरत है, क्या उन्हें नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, जीवन यापन के लिए ऐसी सहायताओं की जरूरत है। और उसके लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः हमेशा हर समय उपलब्ध है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। 20 के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। वहीं फायरिंग में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर मुठभेड़ चल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबुझमाड़ के बोटेर में नक्सलियों को पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इस आधार पर फोर्स को रवाना किया गया था। अबुझमाड़ के बोटेर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी थी। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी कामयाबी बताया। पुलिस ने 7 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केरगुट्टा ऑपरेशन की जानकारी दी थी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित केरगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था और इनमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली शामिल हैं। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है।
लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आर.के. शुक्ला जी जुड़ गए। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी और ये भी देखा गया है कि लगातार लाल आतंक पर लगातार चोट मारी जा रही है। साथ ही जो नक्सली कमांडर था बसवा राजू को भी ढेर कर दिया है। देखिए प्रदेश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और उसी कड़ी में या उसी क्रम में आज जो 27 नक्सलवादियों का एनकाउंटर किया गया है, इसके लिए हमारा प्रदेश की पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बलों की अलग अलग टुकड़ियों का संयुक्त अभियान चल रहा है। इसके लिए ये दोनों ही सैनिक बल बधाई के पात्र हैं। साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो प्रदेश सरकार है वो स्पेशली जब पिछले 1-1.5 साल से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी घोषणा की है कि इस साल के एंड तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उसी क्रम में आज की कार्रवाई को देखा जाना चाहिए। जी, गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी बड़ी सराहना की और साथ ही कहा है कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था और साथ ही काफी नक्सलियों को ढेर किया गया है। और जो सबसे बड़ा नक्सली था कमांडर बसवा राजू, उसको भी ढेर किया गया क्योंकि जो उसके तार है वो छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना बॉर्डर तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी कार्य हो, अगर उसका नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो उसकी जो नीचे की कड़ियां हैं वो ऑटोमेटिक डिलाइट होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आज की मुठभेड़ में उनका जो कमांडर मारा गया है, जिस पर करोड़ों का इनाम की राशि डिक्लेयर की प्रदेश सरकार के माध्यम से, तो उसका उन नक्सलाइट जो यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे एक नैतिक प्रभाव भी पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप उनके नीचे की कड़ी है वो बिखर जाएगा। जिसका भी फायदा हमारे सैनिक बलों को प्राप्त होगा भविष्य में, ऐसी आशा की जाती है। जी, 40 सालों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और ये भी देखा जा रहा है, बार बार नक्सलियों को बोला गया है कि अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो उनको मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। प्रदेश सरकार के माध्यम से कई बार अपील की जा चुकी है और उस अपील का तो सकारात्मक प्रभाव भी हुआ है। साथ ही नक्सलाइट के लोग हैं, नक्सलवादी हैं, वो आम जो हमारी धारणा से जुड़े हुए हैं, वापस आए हुए हैं। लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह खात्मा हो गया है। अभी भी इस प्रकार के जो इन अभियानों की आवश्यकता है ताकि इस समस्या से प्रदेश और देश पूरी तरह मुक्त हो सके। जी, पूरी तरीके से तो नक्सलियों का खात्मा नहीं हुआ है, पर जल्द ही 2026 तक सारे नक्सलियों को ढेर कर दिया जाएगा, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है और जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।